निर्मला की बेटी अंजू बहुत ही आलसी और कामचोर होती है और सबसे ज्यादा आलस उसे नहाने का आता है। एक सुबह, अरे यार, ब्रश करने के लिए भी मुझे जान पर आ रहा है। मैं तो आज भी नहीं नहाने वाली। जाने दो। अरे नालायक निर्लज्ज लड़की, थोड़ी सी तो लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? हर रोज यही कहती है कि मैं आज तो बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। अरे ठंड में तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में बिना नहाए तो कैसे रह सकती है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। यार मम्मी, मुझे नहाना किसी मेहनत वाले काम से कम नहीं लगता, इसीलिए वो करने में मुझे बहुत आलस आता है। अरे सुबह सुबह नहाने के लिए ताकत किस में रहती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नहाना और मैं वापस सो रही हूँ। एक लाफा लगाऊंगी ना तो सारा आलस एक झटके में ही चला जाएगा। अभी 2 हफ्तों में तेरी शादी होने वाली है, तब तू क्या करेगी? वहां ससुराल में भी बिना नहाए ही रहेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, मैं ससुराल में रोज नहाऊंगी और मैं अच्छे से जानती हूँ जो सुख और आजादी मायके में होती है वो ससुराल में नहीं मिलती। इसीलिए आप टेंशन मत लो, मैं ससुराल में नहा लूंगी। लेकिन अब प्लीज मम्मी, लाइफ के ये 2 हफ्ते मुझे अच्छे से आराम करने दो। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी तक तो तू बस आराम ही करती आ रही है, और कितना आराम करेगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। राम ही जाने क्या होगा इस बेवकूफ का। फिर 2 हफ्ते बाद अंजू की शादी साहिल नाम के एक लड़के से होती है। लेकिन शादी के बाद भी अंजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। निर्मला को लगता है कि अंजू अपने ससुराल जाकर सुधर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंजू ससुराल में भी बगैर नहाए ही रहती है। चलो फटाफट टाल्कम पाउडर और परफ्यूम लगा देती हूँ, ताकि मेरे ससुराल वालों को शक ना हो कि मैं नहाई नहीं हूँ। अंजू, गुड मॉर्निंग अंजू। अरे बाप रे, कहीं मेरे ये पगलेट पति ने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना? अरे क्या हुआ अंजू? अचानक से मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब कुछ भी तो नहीं। अब मैं थोड़ी ना कोई पागल इंसान हूँ जो हर वक्त बस हंसती ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो माँ और प्रिया बाहर तुम्हारा नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। एक दिन जब अंजू मोहल्ले में पानी भरने जाती है, तभी एक काम करती हूँ, आज एक बाल्टी कम पानी भरती हूँ। माजी और प्रिया वैसे भी अब मंदिर गए हैं और उनके सामने मुझे अपने नहाने के पानी की बाल्टी तो भरनी ही पड़ती है। लेकिन जब वो अब घर में है ही नहीं, तो मैं पानी ही नहीं भरूंगी और उन्हें क्या ही पता चलेगा कि मैं नहाई हूँ कि नहीं, और कौन इस तपती धूप में इतनी लाइन में खड़ा रहेगा। फिर अंजू एक बाल्टी पानी कम भरती है। फिर एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही होती है, तभी ना नहाने के कारण उसका गंदा पसीना टपकने लगता है और ये उसकी ननद प्रिया देख लेती है। हे भगवान, भाभी, ये आप किस तरीके का खाना बना रही हो? आपको दिख नहीं रहा क्या कि आपका गंदा पसीना सारा खाने में जा रहा है? शी! और नहीं तो क्या। पर बहू, तेरा पसीना इतना गंदा और मैला कैसे है? मानो तुम मिट्टी में खेल के आई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि गर्मी है, लेकिन हमारा पसीना तो इतना गंदा कभी नहीं आता। ओफो माँ जी, आप भी ना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे थोड़ी देर पहले मैं छत की सफाई करने गई थी, इसीलिए धूल मिट्टी के कारण आपको ऐसा लग रहा है। माफ करना माँ जी, मुझे पहले हाथ पांव धो लेने चाहिए थे। अरे बेवकूफ लड़की, तो फिर इस बात का तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। ये सारी बातें भी तुझे बतानी पड़ती है क्या? नालायक कहीं की। अब ये दाल फेंक दे और जाकर पहले मुंह हाथ धो ले, और उसके बाद वापस सारा खाना बना। क्या? वापस? हाँ, अब क्या हम तेरे घटिया पसीने से भरी हुई दाल खाए क्या? चल अब जल्दी से काम निपटा, बहुत भूख लगी है मुझे।
मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अरे यार, इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। हैं। फिर अंजू मुंह हाथ धोकर फिर से नई दाल बनाती है और अब गर्मी में न नहाने के कारण अंजू के बदन से बहुत गंदी बदबू आती रहती है। रात होने पर छी 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 छी, अरे अंजू, ये हमारे कमरे में चूहे मरने जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या पता साहिल, मुझे भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है इसे मेरे बदन की ही बदबू आ रही है। मुझे जल्दी जाकर परफ्यूम लगाना होगा, वरना अगर इसे पता चल गया कि यह जानलेवा बदबू मेरे बदन से आ रही है, तब तो मेरी बैंड बज जाएगी। फिर अंजू फटाफट वॉशरूम में जाकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़कती है और उसके बाद ही वो बाहर आती है, जिसके बाद उसके बदन की बदबू चली जाती है। फिर एक रोज अंजू सज संवर कर बाहर शॉपिंग करने जा रही होती है। तभी, बताओ प्रिया, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही सुंदर भाभी, और ये ड्रेस भी आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू प्रिया। अरे ओ अंजू बहू, ये तेरे बाल इतने चिपचिपे क्यों लग रहे हैं? दिख तो तू बहुत सुंदर रही है, लेकिन अपने बालों का ये क्या हाल किया है तूने? हाँ भाभी, पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ, आपके बाल काफी चिपचिपे से रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि गर्मी के कारण बाल चिपचिपे होते हैं, लेकिन हमारे बाल तो इतने चिपचिपे कभी नहीं हुए। तो तेरे ही बाल इतने खराब क्यों लग रहे हैं? वो, अरे माँ जी, मैंने वो सीरम लगाया था ना, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ प्रिया। अरे लेकिन ये सीरम बेरम लगाने की क्या जरूरत है? अच्छे से खाना खाओ और पियो, फिर सब एकदम मस्त रहेगा। ये आजकल का जमाना भी एकदम पागल है। हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। माँ दादी और नानियों की चंपी से ही आज तक मेरे बाल इतने घने और काले हैं। हाँ माँ जी, आपकी बात भी सही है। इस तरह से सीरम का बहाना देकर अंजू इस बार रमा और प्रिया का शक दूर कर देती है और रोज ना नहाने के कारण से वो रोजाना एक बाल्टी कम ही पानी भरती है और सबको यही लगता है कि अंजू रोज नहाती है। एक दिन जब प्रिया का शैम्पू खत्म हो जाता है, तभी, अरे यार, इस शैम्पू को भी अभी खत्म होना था क्या? और मुझे बाहर जाकर नया शैम्पू लाने में बड़ा आलस आ रहा है। एक काम करती हूँ, अभी के लिए अंजू भाभी का शैम्पू यूज कर लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। फिर प्रिया अंजू के बाथरूम में जाती है और तभी वहां का नया शैम्पू और नया साबुन देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये शैम्पू की बोतल तो पूरी की पूरी भरी हुई है और ये साबुन की टिक्की भी एकदम नई की नई है। भाभी को यहाँ पर आए पूरा 1 महीना हो गया है और इन्होंने अभी तक इसे इस्तेमाल कैसे नहीं किया? तभी वहां पर अंजू आती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भाभी, वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया था ना, इसीलिए मैं आपके बाथरूम में चली आई। लेकिन यहाँ पर आकर तो मैंने ये देखा कि आपका शैम्पू और साबुन दोनों भी नया है। आपने इसे अभी तक इस्तेमाल कैसे नहीं किया? अरे वो ना, हाँ, वो मैं अपने मायके से पुराना शैम्पू और साबुन लेकर आई थी ना, इसीलिए। अब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं थोड़ी ना वहां पर उसे छोड़कर आती। वहां पर तो उसे कोई भी यूज नहीं करता और ये खत्म होने के बाद ही मैं इन्हें इस्तेमाल करने वाली थी, इसीलिए ये अभी तक नए के नए ही है। और शैम्पू और साबुन दोनों आज ही खत्म हुए हैं और कल से मैं इन दोनों को यूज करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, और तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो कर लो प्रिया, लेकिन वापस लाकर यहीं पर रख देना, नहीं तो कल सुबह नहाते समय मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। फिर प्रिया वो शैम्पू लेकर चली जाती है। फिर एक दिन जब रमा को उसकी पड़ोसन सरिता मिलती है, तभी, अरे रमा बहन, बड़े दिनों बाद मिली हो। वैसे तुम्हारी बहू तो
पहले पहले 3 बाल्टी पानी लेकर जाया करती थी, लेकिन अभी तो वो 2 ही बाल्टी लेकर जाती है। और सिर्फ 2 बाल्टियों में ही वो कैसे नहा लेती है क्या पता। अरे नहीं नहीं सरिता बहन, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अंजू बहू तो रोज 3 बाल्टी ही पानी भरकर लाती है। 1 बाल्टी पानी वो नहाने के लिए इस्तेमाल करती है। नहीं रमा बहन, मैं अंधी थोड़ी ना हूँ। मैं तो रोज देखती हूँ वो केवल 2 ही बाल्टियां लेकर जाती है। ये जानकर रमा हैरत में पड़ जाती है। फिर अगले दिन वो और प्रिया देखती है कि अंजू वाकई में 1 बाल्टी पानी कम भरती है और वो बिना नहाए ही तैयार हो रही है। वो दोनों लगातार 2 दिनों तक अंजू पर निगरानी रखती है और दोनों दिनों में अंजू बिना नहाए ही तैयार होती है। और ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो नहाती ही नहीं है। शायद इसीलिए भाभी का शैम्पू और साबुन नया का नया ही था। हाँ, और इसीलिए इस पनौती चुड़ैल के बदन से गंदी बदबू और गंदा पसीना टपकता रहता है। और साथ ही इसके बाल भी कितने खराब हो चुके हैं। फिर वो दोनों अंजू के पास चली जाती है। अरे बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इस घर की लक्ष्मी होकर भी तू बिना नहाए कैसे रह सकती है? अरे नहीं माँ जी, मैं तो रोज नहाती हूँ। चुप कीजिए भाभी, हमें सब पता चल चुका है। हाँ बहू, अब ये नाटक करना बंद कर दे। अरे नहीं माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ? मुझे यहाँ इस शहर का पानी ही सूट नहीं करता। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे तो रैशेस होने लगे थे। और इतनी गर्मी में रैशेस कौन सहन करेगा माँ जी? इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया, वरना ना नहाकर मुझे क्या मिलने वाला था? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। कुछ भी भाभी, पानी सूट नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस आप बहाना दे रही हो। रुकिए, अभी मैं आपकी मम्मी को कॉल करती हूँ। फिर वो दोनों निर्मला को फोन करती है। और ये सब सुनने के बाद निर्मला भी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बैल बुद्धि लड़की, तुझे मैंने 1000 बार समझाया था कि ससुराल में जाकर अपनी ये बुरी आदत छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। मायके में भी तुझे नहाने का आलस आता था और अब ससुराल में भी तू वही कर रही है। अरे मुझे लगा कि तू वहां पर जाकर तो सुधर चुकी होगी, लेकिन तू तो वहां पर कुछ और ही गुल खिला रही है। लेकिन निर्मला जी, अब बस बहुत हुआ। अरे हम ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाए नहीं रखेंगे जो कभी नहाती ही ना हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और ना नहाने से घर में पनौती आती है। इसीलिए इसे हम आज ही निकाल रहे हैं और मेरे बेटे के लिए हम कोई और बहू देख लेंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसी भाभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छी, कितनी गंदी रहती है ये। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं कल से रोज नहाया करूंगी, वो भी बिना भूले। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ से मत निकालिए प्लीज माँ जी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं रोज नहाया करूंगी। फिर रमा अंजू को माफ करके अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देती है, जिसके बाद अंजू रोजाना नहाना शुरू करती है और किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। सुहाना अपने पति सुदीप, सास चित्रा, ससुर भास्कर और ननद ध्रुवी के साथ रहती है। उनके घर पर उनके साथ नौकरानी पिंकी भी रहती है और पिंकी का एक मोबाइली बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम सचिन होता है। एक दिन की बात है, पिंकी रसोई में कुकर को गैस पर चढ़ाकर घर के गार्डन एरिया में चली जाती है और वहां पर मस्त आराम से बैठकर अपने बॉयफ्रेंड सचिन से फोन पर बातें करने लगती है। तभी किचन में चित्रा आ जाती है। अरे ये क्या, ये पिंकी कहाँ चली गई और पता नहीं कब से उसने गैस ऑन रखा है। फिर जब चित्रा कुकर के पास चली जाती है
तभी वो प्रेशर के कारण फट जाता है और चित्रा का मुंह जलकर काला हो जाता है। बचाओ! अरे पिंकी, कहाँ पर मर गई तू? अपनी सास की आवाज सुनकर सुहाना वहां भागी दौड़ी चली आती है और अपनी सास की ये हालत देखकर वो उस पर खूब हंसने लगती है। ओ तेरी माँ जी, आप ये भूतनी कैसे बन गई? ओह गॉड, ये कुकर ब्लास्ट हुआ है क्या? अरे नालायक लड़की, हंस क्या रही है मुझ पर? मैं क्या कोई जोकर हूँ क्या? और अपना मुंह ही चलाती रहेगी क्या? जरा मुझ पर भी ध्यान दे, मुझे मेरा मुंह साफ करना है। मेरे चेहरे की तो पूरी तरह वाट लग गई है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जरा अपना ये मुंह धो लीजिए। फिर चित्रा अपना मुंह ठंडे पानी से धो लेती है और उस पर क्रीम भी लगाती है, जिसके बाद उसे काफी राहत मिलती है। और फिर बाद में दोनों सास बहू मिलकर नौकरानी पिंकी को खूब सुनाती है। पिंकी, तुझे कोई अक्ल वक्ल नहीं है क्या? अरे इस तरह कुकर को गैस पर चढ़ाकर कौन जाता है भला? अरे ध्यान तो देती उस पर। पता नहीं कब से चढ़ा के रखा था वो कुकर। और नालायक, बाहर गार्डन में किससे गप्पे लड़ाई जा रही थी? तेरी लापरवाही के कारण ही आज मेरा ये हाल हो गया। मुझे किट्टी पार्टी में जाना था, लेकिन अब तेरे कारण मैं किसी भूतिया फिल्म की चुड़ैल बन चुकी हूँ। सत्यानाश हो तेरा पिंकी। मेरे को माफ कर दियो बड़ी मालकिन। मैं सच में भूल ही गई थी कि गैस पर कुकर रखा है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा लेप बनाती है जिससे आपका चेहरा जल्दी से ठीक हो जाएगा। अरे तेरी लेप की तो ऐसी की तैसी। नहीं चाहिए मुझे कोई लेप वेप। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और आइंदा से अगर कोई लापरवाही की तो तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी, इतना याद रखना। फिर एक दिन पिंकी घर वालों को दांत दर्द होने का बहाना देकर चुपके से सचिन से मिलने जाती है। जानू, कैसा है रे तू? पूरे 2 दिन बाद मिल रही है मैं तुझको। अरे कितना मिस किया मैंने तेरे को। अरे हटा सावन की घटा, मेरे को मालूम है कि तू ये सब मस्का लगा रही है। अगर तू मेरे को प्यार करती ना तो मेरे को तो तू रोज ही मिलती। अरे नहीं रे सचिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे काम वाले बहुत खड़ूस किस्म के लोग हैं, जल्दी बाहर निकलने ही नहीं देते मेरे को। और अभी भी मैं दांत दर्द होने का बहाना लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे को मिलने के लिए। अरे चल चल बता ये सब। अब अपन दोनों मस्त चाय की टपरी पे तो कटिंग चाय पीते हैं और फिर तेरे को घुमाने ले जाता हूँ मैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ओके मेरे सच्चा, चल घूमने चलते हैं। लेकिन उसी दौरान भास्कर पिंकी और सचिन को बाइक पर घूमते हुए देख लेता है और वो घर जाकर सबको पिंकी के बारे में बता देता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही पिंकी भी वापस घर पर आ जाती है। लो, आ गई मोहतरमा घूम फिर के। अरे काय का घूमना फिरना बड़ी मालकिन, मैं तो दांत के दवाखाने गई थी, अपने दांत के दर्द का इलाज करवाने। शट अप पिंकी, झूठ मत बोलो। पापा जी ने तुम्हें किसी लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है और तुम अब झूठ बोल रही हो। लगता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आईच्या गावात। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई भी लफड़ा नहीं चल रहा है बाबा। और बड़े साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे जरा अपना चश्मा तो लगा लिया कीजिए, फिर देखा कीजिए। खाली फोकट मेरे नाम की बदनामी काय को कर रहे हो? मैं वो नहीं होऊंगी, कोई और ही छोएगा। शायद तुम सही कह रही हो पिंकी।
पापा ने तो चश्मा लगाया ही नहीं था और शायद इसीलिए उन्होंने किसी और को ही पिंकी समझ लिया होगा। नहीं ध्रुवी बेटा, अरे मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो पिंकी ही थी जो बाइक पर घूम रही थी। बड़े मालिक, मैं वो नहीं थी बाबा, प्लीज रहम कीजिए मुझ पर और मेरे नाम के खड़े फोड़ना बंद कीजिए। और इस तरह से पिंकी भास्कर को ही गलत ठहराती है। और अब पिंकी रात भर अपने जानू सचिन के साथ फोन पर बातें करती रहती है और दिन में भी सारे काम करते समय उसका पूरा ध्यान फोन में ही रहता है। ऐसी ही एक सुबह जब चित्रा और सुहाना कहीं बाहर जाते हैं तो पिंकी सोफे पर बैठकर 3 से 4 घंटों तक सचिन से बातें करती रहती है। अरे बेशरम लड़की, सुबह से दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक तूने ना तो कोई खाना बनाया है और ना ही पूरे घर की सफाई की है और बस सोफे पर आराम से बैठकर फोन पे मस्त खीखे खूखू किए जा रही है। अरे मालकिन, वो मुझे गांव से फोन आएला था ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, मैं अभी फटाफट से बना देती है सारा खाना और पूरे घर की सफाई भी कर देती है। बस पिंकी, अब बहुत हुआ तेरा नाटक। अब तू काम करते समय फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब ये है कि अब से तेरा फोन हमारे पास जब्त किया जाएगा और तेरा सारा काम होने के बाद ही तुझे फोन वापस मिलेगा। अब जाकर सारे काम निपटा ले और उसके बाद ही तुझे तेरा यह फोन मिलेगा। नहीं बड़ी मालकिन, इतना जुल्म मत कीजिए मेरे पे। देख पिंकी, ये सब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तूने ही हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया है। पिंकी के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका फोन जब्त किया जाता है और उसका सारा काम होने के बाद ही उसे वह वापस किया जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से पिंकी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड जानू का फोन आता है और उस पर सुदीप की नजर जाती है। अरे ये क्या? जानू, इसका मतलब पिंकी का बॉयफ्रेंड भी है। ये पिंकी तो बहुत ही सुपरफास्ट निकली। क्या? पिंकी का बॉयफ्रेंड? अरे नहीं मालकिन, वो जानू मतलब मेरी सहेली का फोन होगा। अरे नास पीटी करम जली, तेरी अम्मा ने रखा था क्या सहेली का नाम जानू करके? अरे बड़ी मालकिन, वो क्या है ना, मेरी सहेली का नाम जानवी है, इसीलिए मैं और मेरी पूरी सहेलियों की गैंग उसे प्यार से जानू ही बुलाते हैं। अब गया क्या आपकी खोपड़ी में कि जानू कौन है और काई को मैंने उसका नाम जानू करके सेव किया है? तू और तेरे ये दोस्त सभी एक जैसे है बाबा, एकदम गई हुई केस है तू। अब जब पिंकी का फोन जब्त किया जाता है तभी सचिन चित्रा के घर के सामने से बार बार गुजरता है और बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाते रहता है। इश, ये सचा भी ना एकदम पागल है मेरे लिए। फोन पर मैं बात नहीं कर सकती, इसीलिए ये इधर तक आ गया। आई लव यू रे मेरे बबड़िया। चित्रा सचिन को हॉर्न बजाते हुए देख लेती है और फिर अपनी बेटी ध्रुवी से कहती है, हे ध्रुवी, ये लड़का कौन है जो हमारे घर के सामने हॉर्न बजा रहा है और तू उसे टुकुर टुकुर क्यों देख रही है? ओफो माँ, अब वो हॉर्न बजा रहा है इसीलिए मैं उसे देख रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरा कोई पहचान वाला है। मैं सब समझती हूँ, मुझे येड़ी मत समझ, तेरी माँ हूँ मैं। देखिए माँ, अब आप वापस शुरू मत हो जाइए और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं ऐसे छपरी लड़की के साथ लव शॉप करूंगी। अरे आजकल की जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है। सुंदर से सुंदर लड़कियां भी
छपरी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती है और शायद इसीलिए माँ जी को तुम्हारी चिंता सताती है ध्रुवी। और कोई बात नहीं है। देखिए सुहाना भाभी, माँ को या फिर किसी और को भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतनी भी बेअक्ल नहीं हूँ जो ऐसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाऊं। मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उस पर फोकस करूंगी और उसके बाद में ही ये सब करूंगी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन सभी घर वाले बाहर गए होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाते हुए पिंकी सचिन को फोन करके उनके घर पर बुला लेती है। लेकिन तभी उनकी पड़ोसन मीनाक्षी सचिन को घर में आते हुए देख लेती है। अरे सच्चा, जल्दी से अंदर घुस जा, वरना अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो मेरी तो पक्का वाठी लग जाएगी। हो रे जाने मन, काई को डरेली है? अपन है ना इधर, एक एक को टपका देगा। जानते नहीं लोग अपन को, अपन सच्चा भाई है। हे भगवान, ये चित्रा बहन की नौकरानी पिंकी ने ये किस आदमी को बुला लिया है घर पर? अभी चित्रा बहन को फोन करती हूँ और उन्हें पिंकी के बारे में बताती हूँ। फिर मीनाक्षी चित्रा को फोन कॉल करके पिंकी और सचिन के बारे में सब बताती है और कुछ ही देर में सभी घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो पिंकी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर चित्रा उन दोनों को चाटे मार मार कर उन दोनों के गाल सुजा देती है, जिसके बाद सचिन को वहां से निकाला जाता है। माफ कर दिया बड़ी मालकिन, मेरे से गलती हो गई। अरे बेशरम लड़की, ये सब धंधे करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? तू यहाँ पर काम करती है, ये घर तेरा नहीं है। अरे अपने काम के बारे में तो सोच लेती है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तू यहाँ पर काम नहीं करेगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमें ऐसी नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसे नका करो, मेरे को और कई काम नहीं मिलेगा। मुझसे भूल हो गई मालकिन, मेरे को माफ कर दो ना प्लीज। मैं 100 बार उठक बैठक करने को भी रेडी है। प्लीज छोटी मालकिन, मान जाइए ना। अरे कैसे मान जाऊं मैं? तू प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे बाकी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और नहीं तो क्या। देख पिंकी, ये सब हमारे घर पर नहीं चलेगा। हम खानदानी लोग हैं। माँ, देखा ना आपने, ये वही लोफर आदमी था जो उस दिन हमारे घर के सामने हॉर्न बजाए जा रहा था और आप खामखा मुझ पर शक कर रही थी। हाँ ध्रुवी बेटा, अब मुझे समझ आ गया। देख पिंकी, अरे तेरा वो बॉयफ्रेंड मेरे घर के सामने आकर हॉर्न बजाता है और उस दिन उसी की वजह से मैंने ध्रुवी पर शक किया। अरे ये सब करना उसे शोभा देता है क्या? तू ही बता अब मुझे। नहीं बड़ी मालकिन, नहीं देता शोभा, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस बात का मैं आपसे वादा करती है। देख पिंकी, अगर तुझे यहाँ पर काम करना है तो तुझे अपनी निजी जिंदगी को साइड में रखना होगा और सही से काम करना होगा। और अगर मुझे फिर से कुछ दिखा या फिर तूने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुझे उधर के उधर ही रफा दफा कर दूंगी। समझ गई तू? ये तेरा आखिरी मौका है। हाँ बड़ी मालकिन, समझ गई मैं। पक्का मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और थैंक यू बड़ी मालकिन, मैं अब से ठीक से काम करूंगी। सचा गया तेल लेने, वो तो मेरे को बाद में भी मिल सकता है बाबा, लेकिन अभी तो काम जरूरी है। और इस तरह से चित्रा पिंकी को आखिरी मौका देती है, जिसके बाद पिंकी सही से काम करती है और किसी को शिकायत का एक मौका भी नहीं देती। जिग्ना और पारुल दोनों सास बहू होती है
वो दोनों जब भी अपने पतियों से रसोई के खर्चे के लिए पैसे मांगती है, तभी ये लो पारुल, पूरे 500 रुपए, ये पूरे हफ्ते चला देना। हेमंत बेटा, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? अरे रसोई के खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपए देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? जिग्ना, ये तुम क्या कह रही हो? सही पैसे तो दे रहा है वो। नहीं पापा जी, आप दोनों को नहीं पता कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अरे सब्जी मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी टमाटर तो कभी प्याज, सब कुछ महंगा होते जा रहा है। और नहीं तो क्या, एक वक्त पर जैसे गहनों को खरीदने के लिए सोच विचार करना पड़ता था, अब वैसा ही सोच विचार रसोई के सामान को खरीदने के लिए करना पड़ता है। सच में हम तो परेशान हो गए हैं। इसीलिए जल्दी से हमें एक्स्ट्रा के 500-600 रुपए दे दो। चलो चलो, देरी मत करो, हमें मार्केट भी जाना है। उन दोनों की बातें सुनकर हेमंत और प्रकाश दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। और फिर प्रकाश अपनी जेब से एक्स्ट्रा 600 रुपए निकाल कर देता है। ये लो पारुल बहू, अब एक हफ्ते तक तुम दोनों हमसे पैसे नहीं मांगोगी। नहीं नहीं कह के रसोई का खर्चा कितना बढ़ गया है। महीने की आधी कमाई तो रसोई के खर्चे में ही निकल जाती है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे तो आदमी किसके लिए कमाता है? अचार डालने के लिए? अरे खाना खाने के लिए ही ना। आप भी ना प्रकाश जी, बड़ी ही बेतुकी बातें करते हैं। ऐसे ही जिग्ना और रूपल दोनों मिलकर अपने पतियों से खूब सारे पैसे लेती हैं और उनमें से घर का सामान तो लेती है, लेकिन थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती भी करती है। रूपल बहू, आज पूरे 20 रुपए बचे हैं, वहां सेल जो लगी थी। चल, इन पैसों की पानी पूरी खाते हैं। हाँ माँ जी, जल्दी चलिए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और फिर दोनों पानी पूरी खाने जाती है। ऐसे ही वो अपने पतियों से झूठ बोलकर एक्स्ट्रा के पैसे लेती है और थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती करती है। एक दिन वो दोनों थिएटर में फिल्म देखकर बाहर निकल रही होती है। क्या फिल्म थी ना माँ जी? हाँ बहू, मुझे तो हीरो की एंट्री और हीरोइन का वो बर्फीली वादियों वाला गाना बड़ा ही पसंद आया। एकदम हमारे 90s की यादें ताजा हो गई। वरना आजकल के फिल्मों में तो वो बस रैप या वैप ही बजता रहता है। ओ नो माँ जी, वो देखो सामने। जब रूपल और जिग्ना दोनों सामने देखती हैं, तब वहां पर उनके पति खड़े होते हैं और उन दोनों को देखकर वो चौंक जाती है। अच्छा जी, तो ये करती हो तुम दोनों एक्स्ट्रा रसोई के पैसे में? अब समझ आया हमें। नहीं नहीं पापा जी, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहो रूपल, झूठ मत बोलो अब। अरे हेमंत बेटा, हम तुम दोनों से झूठ क्यों बोलेंगे? अरे सविता बहन ने जन्मदिन की पार्टी दी थी। फिल्म देखने हमारे साथ और भी गली की औरतें आई थी, वो तो अभी आगे चली गई है। हाँ पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो ये बात है क्या? ठीक है, चलो अब घर चलकर जल्दी से कुछ खाने को बनाओ। मुझे और पापा को बहुत भूख लगी है। ठीक है बाबा, आलू के पराठों की सब्जी बनाकर रखी है मैंने। घर जाकर तुम्हें गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाऊंगी। फिर घर जाने के बाद रूपल हेमंत और प्रकाश के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब नया साल आने वाला होता है। तभी रूपल और जिग्ना दोनों मिलकर हेमंत और प्रकाश को रसोई के सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। ये है नए साल की रसोई की सामान की लिस्ट। जितना लिखा है ना, उतना ही पैसा देना होगा आप दोनों को। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। 1 रुपया भी हमें कम नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों क्या बोरा गई हो क्या? नए साल में इतना सामान लाने की क्या जरूरत है? वही तो। अरे अब नए साल पर मैं मिठाइयाँ और फरसान के पदार्थ नहीं बनाऊंगी क्या? नया साल शुरू होने पर तो सब बनाना ही पड़ता है। एकदम सही माँ जी।
और आप दोनों हमें रसोई के बारे में ज्ञान मत बांटना। हमने जो भी लिखा है बिल्कुल सोच समझ कर और ठीक से लिखा है। अब जल्दी से पैसे दे दीजिए। ठीक है हेमंत बेटा, अब इन दोनों के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, और अगर कुछ खत्म हो गया तो हमें ही भूखा मारेगी ये दोनों सास बहू। आप तो हम दोनों को बहुत ही अच्छे से जानते हो प्रकाश जी। हाँ, ये लो पकड़ो पैसे। फिर जिग्ना और रूपल फिर से रसोई के बचे हुए पैसे अपने पास रख लेती और नए कपड़े खरीद कर घूमने चली जाती है और बहुत मजे करती है। मजा आ रहा है ना माँ जी? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ जो हमने अपने पतियों से नए साल के लिए ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, वरना हम इतने मजे कहाँ से कर पाते। एक दिन हेमंत और प्रकाश ऑफिस से घर जा रहे होते, तभी वो परचू की दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और तभी हेमंत की नजर वहां पर रखे तेल के डिब्बे पर चली जाती है जिस पर रेट 600 रुपए लिखा होता है। अरे ये क्या, इस तेल के डिब्बे पर तो रेट 600 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन रूपल और माँ ने हमें जो लिस्ट दी थी उसमें उन्होंने तेल के डिब्बे का रेट 800 रुपए लिखा था। हाँ हेमंत बेटा, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने 800 रुपए ही लिखा था। फिर वो दोनों घर जाकर रूपल और जिग्ना से इस बारे में बात करते हैं। हाँ तो बराबर ही लिखा था हमने, क्योंकि जिस परचू की दुकान में तुम दोनों अभी जाकर आए हो उसके यहाँ का माल अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम अच्छे वाले दुकान में जाते हैं। हाँ, और उस अच्छे वाले दुकान में सामान थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है, इसीलिए तो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। अच्छा, तो ये बात है क्या? चल पारुल बहू, नए साल की मिठाइयाँ बनाना बाकी है अभी। हेमंत बेटा, मैं कह रहा हूँ तुझसे, ये दोनों हमें उल्लू बनाकर हमसे ज्यादा पैसे ले रही है और वो सारे पैसे उड़ा रही है। कल परसों ही तुम्हारी माँ ने नई साड़ी लाई थी। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, रूपल ने भी नई साड़ी लाई है। अब धीरे धीरे उन दोनों को समझ आने लगता है कि उनकी बीवियां उनसे एक्स्ट्रा के पैसे लेकर उन्हें उल्लू बना रही है और सारे पैसे उड़ाकर ऐश कर रही है। एक दिन हेमंत और प्रकाश जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी बंद पड़ जाती है और अब वो दोनों जॉबलेस हो जाते हैं, जिसके बाद EMI, बिजली का बिल और बाकी खर्चों को निपटाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। अब हम क्या करेंगे हेमंत बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पापा। जॉब भी ऐसे वक्त पर छूटी है जब हमारे ऊपर इतना सारा खर्चा है। मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं बची है। सारे खर्चों को मिलाकर तकरीबन हमारे पास 25 से 30 हजार तो होने ही चाहिए, लेकिन अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तभी वहां पर जिग्ना और पारुल आती और उनके हाथ में पैसे होते हैं। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए है। अब आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे देखकर हेमंत और प्रकाश दोनों चकित रह जाते हैं। जिग्ना, पारुल बहू, इतने सारे पैसे तुम दोनों ने कहाँ से लाए? अरे तुमको क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं हेमंत बेटा, ये तो वही पैसे है जो तुम दोनों हमें रसोई के खर्चे के लिए दिया करते थे। उनमें से जो पैसे बचा करते थे ये वही पैसे है। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? झूठ मत कहो जिग्ना, क्योंकि हम दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों रसोई के खर्चे का नाम लेकर हमसे एक्स्ट्रा के पैसे लेती हो और फालतू के खर्चों में उड़ा देती हो। नहीं पापा जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि हम दोनों काफी मजे करते हैं, लेकिन वो मजे भी हम बचत करके ही करते थे। चलो मान लीजिए कि अगर आज सब्जी सस्ती मिल गई तो हम दोनों 20 रुपए की पानी पूरी और 80 रुपए की बचत कर लेते थे। उस दिन थिएटर में भी हम हमारे पैसे से ही गए थे।
क्योंकि उस दिन का रेट सबसे सस्ता चल रहा था। हमें तो बस 50 रुपए में ही टिकट्स मिल गई थी और इसी तरह हम रोज बचत करते गए और आज हमारे पास 50,000 रुपए इकट्ठा हुए हैं। क्या बात है माँ। अब हम अगर हमारी मौज मस्ती के लिए तुम दोनों से सीधे मुंह पैसे मांगते तो तुम दोनों हमें ठेंगे के सिवा कुछ नहीं देते। इसीलिए हमें रसोई के खर्चे का सहारा लेकर ये बचत करनी पड़ी। प्रकाश और हेमंत जिग्ना और रूपल की बातों से बहुत खुश होते हैं। सच में जो कहते हैं सही कहते हैं। एक गृहिणी ही घर की लक्ष्मी होती है, जिसे उसका इस्तेमाल करना और उसे सहेज कर रखना बखूबी आता है। हाँ पापा, और मैं भी चाहकर इतनी बचत कभी नहीं कर पाता, लेकिन आप दोनों ने वो कर दिखाया और आज आप दोनों के कारण ही हम दोनों की चिंता दूर हो सकी है। और इस तरह पारुल और जिग्ना के कारण हेमंत और प्रकाश सारे खर्चे निपटा पाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों को वापस जॉब लग जाती है और वो सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।